Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal. This is Omkar and I have achieved 181 rank in BSc Math and I got 1800 rank in UPTU also. तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन 2019 का पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का सॉल्यूशन जो आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस केमिस्ट्री का भी अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ के भी इसके साथ ही अपलोड होंगे। और हम लोग आज केमिस्ट्री का आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई? फॉर एन आइडियल सोल्यूशन कंडीशन दिए हुए हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होते हैं क्या होते हैं भाई? तुम्हें पता है ना आइडियल सोल्यूशन कौन होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो राउल्स ने जो रूल दिया था उसके हिसाब से डेल एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0 एंड डेल वी मिक्सचर इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन। देखिए भाई चारों में से कौन सा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ए नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, सी नहीं कर रहा है, डी कर रहा है। भाई डी पे टिक कर देंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ पेपर प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो वेरिएशन ऑफ पेपर प्रेशर विद टेम्परेचर है इसको एक्सप्लेन किया था क्लैसियस क्लैपेरन ने। इन्होंने अपना इक्वेशन दिया था उसी के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको। तो हम जो है इसमें कौन सा दिया हुआ? फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें एन एक्वस सोल्यूशन हुज पीएच इज 0 विल बी। एक्वस सोल्यूशन जिसका पीएच 0 है, हम जानते हैं कि पीएच 7 कब होता है भाई? जब न्यूट्रल हो। सॉल्यूशन क्या हो? न्यूट्रल हो। सॉल्यूशन न्यूट्रल तो 7 हो। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा भाई? बेसिक होगा। और 7 से लेस होगा तो एसिटिक। तो 0 चूँकि 7 से लेस है तो एसिटिक होगा। देख लेते हैं पीएच का फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू पीएच होता है भाई। वैल्यू दी हुई कितना दी हुई है? 0 दिया हुआ है, यहाँ 0 हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। बेस 10 होता है तो H प्लस की जो कंसनट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 मोलर। तो भाई जो हम लोग का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसनट्रेशन इज डबल्ड। कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो टी हाफ भी डबल हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हमें ये पता है कि जब 0 ऑर्डर से हम स्टार्ट करते हैं तो जब 0 ऑर्डर का टी हाफ लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन। टी हाफ जो होता है 0 डिग्री का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन होता है। बोला है कि अगर डबल करे कंसंट्रेशन तो टी हाफ भी डबल हो जा रहा है तो ये 0 ऑर्डर हो जाएगा। कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोरोजन किसका एग्जाम्पल है भाई? कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज क्या है भाई? आइसोकेरिक क्या होता है? डेल वी इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक डेल पी इज इक्वल टू 0। आइसेंथैल्पिक डेल एस इज इक्वल टू 0। आइसेंट्रोपिक डेल एस इज इक्वल टू डी। आप लोग पता है डेल एस इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। तो इज इक्वल टू 0 यहाँ से हो जाएगा भाई आइसेंट्रोपिक। दिख रहा है यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला? रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन तो जब हम लिखेंगे यहाँ पे एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है भाई? फॉर एस एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी भाई। 4 ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा इसमें से जो आइसोटोप है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो भाई, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का कंबसन में क्या हो रहा है भाई, इंथैल्पी चेंज -393.5 किलो जूल। हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से तो H2O बन रहा है भाई, उसमें इंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है -286 हो रहा है। एथिलीन बनाने के लिए एथिलीन से का ऑक्सीडेशन करने पे कितना इंथैल्पी चेंज हो रहा है -1410.8। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमें दिया हुआ है सी ग्रेफाइट प्लस, देखिए इसको मानते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। और तो गाइस इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है बेसिकली हमें बनाना क्या है, पहले देखिए प्रोडक्ट क्या बनाना है हमें बनाना है एथिलीन। एथिलीन बनाना है, एथिलीन के लिए क्या चाहिए भाई, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन कितने मोल चाहिए भाई, 2 मोल कार्बन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। बेसिकली यही बनाना है हमें। तो एथिलीन जो थर्ड इक्वेशन दिया है, ये जो एथिलीन जो है रिएक्टेंट साइड में दिया है, तो हम पे चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे, पलट दिए। तो इक्वेशन जो हो जाएगा 2CO2 प्लस 2H2O, या 2 डाल लीजिएगा भाई, या देखिए यहाँ पर ये इसने 2 छोड़ दिया है। और ये जो इक्वेशन हो जाएगा आपका C2H4 प्लस 3O2। और इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी जो होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस था तो अभी उधर प्लस हो जाएगा। तो 1410.8 यही ना है हमारी वैल्यू, 8 किलो जूल। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड लिखिए। बाकी इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या चाहिए भाई, इक्वेशन फर्स्ट है एक कार्बन दिया हुआ है, हमें चाहिए 2 कार्बन। और देखिए यहाँ 2 कार्बन है ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी चाहिए 2 मोल, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही मोल दिया है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड में ऐड कर देंगे। तो देखिए भाई फर्स्ट और सेकेंड में मल्टीप्लाई इंटू 2, मल्टीप्लाई इंटू 2। तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 2C प्लस 2O2 2CO2। जो हमारा दूसरा इक्वेशन होगा भाई वो क्या होगा देखते हैं। टू H2 प्लस O2, हाफ O2 था ना, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2H2O। इंथैल्पी चेंज में भी मल्टीप्लाई होगा 2 का, 2 गुणा कर देंगे उसमें, और जो पहले था इसके में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और थर्ड वाला जो इक्वेशन है उससे ऐड कर देंगे 2CO2 प्लस 2H2O C2H4 प्लस 3O2। देखिए भाई रिएक्टेंट साइड में 3 मोल ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 3 मोल ऑक्सीजन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये और ये। देखिए इधर रिएक्टेंट साइड में 2 मोल H2O है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल H2O है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तब यही होगा। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, जो इक्वेशन बचेगा ये बचेगा प्लस 2 मोल H2 C2H4। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में और इसमें से ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड किए ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है यही वैल्यू आएगी हमारी।
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईएमएफ ऑफ सेल, देखिए सेल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जिंक प्लस एजी प्लस Zn2 प्लस प्लस एजी, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2। मॉलिक्यूलरिटी कितना दिया हुआ है, सॉरी मॉलिक्यूलर, ये कितना दिया हुआ है, इसकी मोलरिटी 0.001 मोलर दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो है, जरा आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा, चूँकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और एजी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एजी प्लस का, तो यहाँ पे आप लोग साइन में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। तो जो हमारे ई नॉट सेल की वैल्यू होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ रिडक्शन वैल्यू की बात करेंगे हम। ये हमारा दिया ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया है, एजी से एजी प्लस और Zn से Zn2 प्लस, तो जब इसका रिडक्शन वैल्यू करेंगे तो दोनों का साइन फिर से चेंज हो जाएगा, यानी ई नॉट एजी प्लस से एजी की जो वैल्यू होगी 0.80, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn की जो वैल्यू होगी पॉइंट, क्या दिया यहाँ पे, देखिए भाई यहाँ दिया प्लस, ये दिया माइनस, क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, देखिए यहाँ पे ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस ये। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे बेसिकली एजी वाला हो जाएगा, और हमारा एनोड पे और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट से यहाँ से लोग निकाल लेंगे 0.8 माइनस माइनस में 0.76, 1.56 हो जाएगा। ई सेल का जो फार्मूला होता है अब हम नॉट इक्वेशन से निकाल लेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इससे निकाला में ये 1.56 वैल्यू दिया हुआ है इसका, 0.059 इंटू 2 हो जाएगा, अब सॉरी अपॉन 2 लॉग 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, और ये जगह 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब हम इसको वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1.56, ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में 0.2029, 1.589 के आसपास ये वैल्यू आएगी आपकी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म में सेल्स अबव सर्टेन कंसंट्रेशन, कौन है भाई इसमें से, जो क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है इसमें से हम लोग देखेंगे सोडियम इथाइल सल्फेट है कि नहीं है, सोडियम एसीटेट है कि नहीं है, यूरिया बिल्कुल भी नहीं है, तो जो हमारा इसमें से ऑप्शन होगा वो होगा ये pH ऑफ 0.0505 मोलर कैल्शियम एसीटेट इज पीके की वैल्यू दी हुई है। तो जो साल्ट की जो pH निकालने के लिए होता है, किस टाइप का साल्ट है भाई,
स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, COH का ट्वाइस हो सकता है, यही होगा। और एसिड देखिए आप लोगों को एसिटिक एसिड दिख रहा है, तो वीक एसिड है वो। उसके पीएच का जो फार्मूला होता है 7+½ pKa प्लस log C। 7 + 1/2 pKa की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.74 प्लस log C की वैल्यू कितनी दी हुई है, मोलारिटी कितनी दी हुई है, log 5 × 10⁻³ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। कैलकुलेट करिए, 7 + 1/2 4.74 प्लस log दिया हुआ है, कितनी वैल्यू दिया है, 10⁻³ तो क्या होगा भाई, log जो 4 की वैल्यू है माइनस में 3 है प्लस 0.69 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी ले देकर यहाँ पर 8.22 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3, ये दिया है हमारा क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ना दिया हुआ KSP है, ठीक है, बेसिकली ये KSP दिया हुआ है 2.8 × 10⁻72 सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। तो जो AS2S3 जब डिसोसिएट होता है क्या बनता है भाई, AS प्लस 3 प्लस 3S 2 माइनस, यही हुआ है। यहाँ पे अगर S इससे S डिसोसिएट हुआ तो ये 2S बन रहा है और ये 3S बनेगा। तो 2S का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब लिखते हैं तो ये होता है, देखिए भाई 2.8 × 10⁻72 रिएक्शन कोएफिशिएंट जब लिखते हैं तो यही होता है भाई। देखिए तो 2 दूनी 4 और 3 3 29 27, कितने वैल्यू है भाई, 27 × 4 इंटू SP5 = 2.8 × 10⁻72। कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.92 × 10⁻15 के आसपास वैल्यू आएगी आपकी। कौन सा से मैच कर रहा है, 1.92। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज, ये तो हमें पता है ना भाई, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग निकाल सकते हैं, होता है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोagulation पावर विद फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। देखिए भाई हमें तो पता है कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पॉजिटिव सॉल्ट होता है, और पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें, निगेटिव। जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही इसके साथ क्या होगा, मैक्सिमम कोagulation देगा, है ना। तो देखिए भाई कौन ज़्यादा निगेटिव है, देखिए K3 ये दोनों तो भाई क्रायोलेट के तो नहीं कह सकते, ये क्या कहते हैं ऑक्सलेट है, ये 2- देगा, तो इसको भी नहीं कर सकते, कंसीडर कर सकते। K3 FeCN6 है, तो FeCN, तो ये K3 है ना, तो इस पर पावर 3 आएगा भाई, ये 3- हो जाएगा। इस हिसाब से एक K4 है, तो FeCN6 जो होगा ये 4- हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा हुआ भाई, ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन हमारा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़
इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोजीनियस कैटलिस्ट। जब इसकी बात करेंगे तो ये जो होता है होमोजीनियस क्या होता है भाई, होमोजीनियस क्या होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है सेम स्टेट में हो। तो इसमें जो थर्ड वाला होगा हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइबिट शॉर्टकट इफेक्ट, इसमें जो शॉर्टकट इफेक्ट शो करता है हमारा वो होता है केसीएल शो करेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑफ शुगर, भाई इसको याद रख लीजिए आप लोग, ये Mg होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन इज, देखिए भाई TiCl3 जो होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है भाई। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, ये तो हम लोग जानते ही है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। जिगलर नाटा आप लोग पता है। और कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये 17, बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का होता है, हमें पता है ना भाई, इसमें तो किसी को नहीं बताना कुछ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टी शेप, जो टी शेप होता है वो इसमें से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, NF3 की बात करें तो NF3 तो कतई नहीं होगा, तो पिरामिडल शेप का होता है। NH3 भी पिरामिडल शेप का हो जाएगा, ठीक है। ClF3 इस पर होगा टी शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n+2, तो लोग निकाल लेंगे इससे, तो ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैज लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास होगा, जो वीक होंगे। वीक तो सभी है, H2 तक तो हम मानते हैं वीक है, पर इससे भी वीक क्या भाई, फ्लोरीन है। तो पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, बाकी सब में H2 है, इसमें फ्लोरीन है तो सबसे वीक है। अभी देख लेते कौन ज़्यादा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, वही तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा शो करेंगे। n+2 रूट में जो होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला, n जो क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे क्रोमियम का कितना होता है भाई, 24 होता है, तो Cr3+ है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके, Ar3D3, ये ना 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड है। आयरन की बात करें यहाँ पर तो 2+ है, Fe2+ 26 होता है, यानी कितना बचा भाई, 2 निकल गए। बचे ना भाई। यहाँ पे बात करें तो इसके पास क्या हो जाएगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 फिलअप करेंगे, जब ये 5 और फिलअप हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाएगा, तो इसके पास 4 ही बचे भाई। जिंक की बात करें 30 होते हैं, जी Zn2+ है, तो Zn2+ है तो भाई 28 हो गए। इसका जो कन्फिगरेशन होगा क्या होगा भाई, कन्फिगरेशन देख लीजिए, 3D10, ये तो पूरा ही पेयर्ड है भाई, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। Fe यहाँ पे 3- है तो 3+ हो जाएगा भाई, तो 3D5 हो गए ना ये। Ar3D5 नियरेस्ट जो इनर्ट गैस होता है उसके कन्फिगरेशन के फॉर्म में लिखते हैं,
तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे ज़्यादा शो करेगा, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखिए भाई क्या होता है इसमें, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेज। तो इसमें देखिए ग्रुप में डाउन होने पर कौन सा ऑर्डर मिल रहा है आपको, देखिए फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है देखिए ऑप्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एज द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, ये हमें पता है। तो हम जब इसमें काउंट करेंगे, इसको कैलकुलेट करिए बॉन्ड ऑर्डर, तो हमें जो इसमें आंसर मिलेगा वो फर्स्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए हम 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से जब कैलकुलेट करते हैं तो O2 का होता है बेसिकली 16 हो जाएगा। O2 मतलब 16 है टोटल इलेक्ट्रॉन। सॉरी फर्स्ट नहीं होगा भाई, बाय मिस्टेक। O2 प्लस कितना जाएगा 15 है, और 14 से ज़्यादा होने पे, तो 14 पे होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 से ज़्यादा होने पे यानी 15 है तो 10.5 के हिसाब से घटता है, 2.5 हो जाएगा 15 पे, 16 पे 2 हो जाएगा, ऐसे ही 13 पे 2.5 हो जाएगा, 12 पे 2 हो जाएगा। तो O2 प्लस जो है 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। O2 16 है तो इसका 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह O2 माइनस जो है 17 है तो 1.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। O2 2 माइनस 18 है तो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा O2 प्लस का होगा। O2 प्लस देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स। देखिए भाई इतना तो हमें पता है, जो इथिलीन डायमीन है ना, ये यानी क्या होता है इथिलीन डायमीन, बाइडेंटेट होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑक्जिलेट जो होता है 2 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 4 2 6 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा ये। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर Cl माइनस और C2O4। देखिए भाई टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। AlF3 is soluble in HF only in presence of Kf. It's due to formation of K3AlF6। यही होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो आप लोग याद रखिएगा। सॉरी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से बनेगा आप लोग का, यहाँ से। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन का हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NO2 प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और 2 जो है ऑक्सीजन से बना लिया भाई। और हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो 1 1 2 यानी ये हो गया sp। NO3 के बाइंडर्स की बात करें तो 5 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 थे जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया, 3 डबल बॉन्ड बना लिया। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे 1 2 3 यानी 3 हो गए, यानी sp2 हो गया। इसी तरह NH4 प्लस की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन से जुड़ गए और 1 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया, तो कितना बॉन्ड बन गया भाई, sp3 हो गया। हमारे हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड बना लिया है, तो sp sp2 और sp3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the following complexes the one which shows zero crystal field stabilization energy CFSE की वैल्यू पूछ रहा है भाई, किसका इसमें से CFSE 0 शो कर रहा है। CFSE हम जानते हैं, CFSE फॉर ये ऑक्टाहेड्रल है, समझ रहे हैं यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो
ऑक्टाहेड्रल होगा ही होगा। देखिए तो CFSA की जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है माइनस में 0.4 इंटू एन T2G प्लस 0.6 इंटू एन EG। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इससे वैल्यू किसकी ज़ीरो आ रही है, इससे हमें पता चल जाएगा भाई जीरो की किसकी ज़ीरो आ रही है। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सेकेंड वाला मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा वैल्यू, यहाँ से इजी निकल जाएगा। सबके कोऑर्डिनेशन नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे आप लोग, वहाँ से T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप लोग कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकालिए, कैलकुलेट करिए, वैल्यू आएगी आपकी। इन सॉलिड फेज ऑफ XeF6 इट कंसिस्ट ऑफ, क्या ही कंसिस्ट करता है भाई, इसको भी याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है SS लिंकेज इज एब्सेंट इन, SS लिंकेज किस में एब्सेंट है भाई, देखो H2SO6 का देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने को भाई 1 2 3 4 4 तो 6 है ना। तो इसमें है SS लिंकेज दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा ना हमारा। H2S2O4 है, ये लो H2S2O4 है जो इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए भाई क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इसमें भी SS लिंकेज है, सेकेंड वाला भी ऑप्शन आप लोग छोड़ना पड़ेगा। तीसरे की बात करें क्या दिया हुआ भाई, H2S2O5 है, सॉरी ये ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा H2S2 है ना, सॉरी H2S2O3 का है भाई, H2S2O3 का ये हो गया हमारा, और ये हो जाएगा हमारा H2SO5। ये कितने का ऑक्सीजन हो रहा है, 1 2 3 4 5। इसमें भी भाई सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड लिंकेज है, यहाँ पे दिख रहा है, बीच करता कि आप लोग डबल बॉन्ड ना समझ लें। और ये हो गया H2S2O3, तो इसमें सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड लिंकेज नहीं है, ये है सल्फर आपका। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन CH2Cl2 इज, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोग जानते हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, तो देखिए +2 प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2 क्लोरीन का हो जाएगा बराबर 0, C बराबर 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरगो डैमराइजेशन, कौन सा जो इसमें से डैमरेशन में मतलब नहीं जाएगा, ये पूछ रहा है ये। तो जो डैमरेशन में नहीं जाएगा बेसिकली होता है BF3, आप लोग याद रखिएगा, ये डैमराइजेशन नहीं शो करता, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन थोड़ा इसके हिसाब से एक बड़ा हो जाता है ना साइज इसका, इस वजह से ये नहीं शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फास्फोरस की सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या इसके निम्नलिखित एक में से किस में चिन्हित है।
आर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात कर रहा है तो क्या होता है भाई, H3PO4 इतना है फार्मूला, मतलब फास्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, सॉरी आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का है, ये हो जाएगा हमारा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का है, सबका पहले फार्मूला लिख ले। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड ये होता है H4P2O7। और क्या भाई, फॉस्फेनिक एसिड, पहले हाइपोफॉस्फोरिक एसिड लिख लेते हैं भाई, तो लीजिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है, H4P2O6। फॉस्फेनिक एसिड ये हो गया आपका फॉस्फेनिक एसिड, क्या होता है भाई, H3PO2। यहाँ से आप लोग सबके नाम तो याद रखने पड़ेगा फार्मूला आपको, तो यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा भाई, सपोज करो फास्फोरस सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो एक्स मान लेंगे, फास्फोरस में हर जगह ऑक्सीजन का +3 होता है, ठीक है, +3 + x, और ऑक्सीजन का होता है -2, 4 दूनी 8 -8 = 0। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +5 हो जा रही है यहाँ पे, यानी किसका, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का है +5, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन का +4, फास्फोरस का 2x +7 दूनी -14 हो जाएगा ये ऑक्सीजन का, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = +5, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है भाई। और किसकी बात करें भाई, अब हो गया आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया हम लोग का, पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैलकुलेट हो गया, +5 दोनों हो गए। फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड में +3 हाइड्रोजन +x, ऑक्सीजन का -4 = 0, x = +1। इसको देख ले, इससे कम तो अब मतलब 0 ही हो जाएगा भाई, फिर माइनस में जाएगा। तो लोवेश पूछा है ना, तो लोवेश की जब बात करेंगे तो जो नेक्स्ट है अभी क्या बचा है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन का +4, फास्फोरस का 2x +-12 = 0। यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी +4 हो जाएगी। सबसे कम वैल्यू की किसका है, फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड जो है सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस शो करेगा, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, विच वन इन द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक। यही ना भाई, लिस्ट बेसिक आप लोग बेसिसिटी से आप लोग पता है कि बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, जिनके पास कम से कम इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर हो, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो यहाँ तो मैं देखना है, पहली बात देखिए यहाँ पे दिख जा रहा है, हमें पॉजिटिव दिख जा रहा है भाई, इस लिस्ट बेसिक यहाँ पे यही दिख जा रहा है, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वहाँ टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज रेजेंट इन लेबोरेटरी फॉर टेस्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शन प्राइमरी एमिन के टेस्ट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं जब कार्बिल एमिन टेस्ट, आप लोग को पता है कि नहीं, याद है ना, तो इसमें यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजेंट विल गिव एमाइड फ्रॉम एमाइड। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा एमीन से एमाइड कौन देता है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप लोग को याद होगा, तो आप लोग को पता होगा इसमें रीजन क्या यूज़ किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Cl का रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो बेसिकली ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है भाई। देखिए तो जब एलिमिनेशन देगा तो जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा।
फिर जब HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, एडिशन रिएक्शन होगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करेगा। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वहाँ ऐड होगा, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जो हाइड्रोजन एक ही हो गया यहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Br माइनस, ये H+ में है ना, Br माइनस क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा, तो वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, यहाँ Br चलाएगा, ये हमारा CS3 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन क्या कर रहा है, सोडियम इन ईथर, उर्ज रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोडियम और ईथर जब यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, फ्री रेडिकल बनता है यहाँ पे, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो डबल एल्केन हो जाता है ना भाई। तो जो हमारा एल्केन होगा CH3 CH, CH3 की ये मोल है, एक मोल और ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा CH CH3 देखिए भाई 2 मोल थे ऐड हो गए, तो क्या ही हो गया कंपाउंड, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या भाई 1 2 3 4 ब्यूटेन है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4th ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बेस्ट होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से पता चले कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ ऐड होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ दिख रही है भैया इसमें से आप लोग को, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, Cl3 Cl जो है -I इफेक्ट शो कर रहा है, 3 है वो भी, तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन का सल्फोनेशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है भाई SO3 हमारा जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल यही होता है SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड्स मेनी एसिटाल्डिहाइड, मेनली एसिटाल्डिहाइड कौन सा भाई इसमें देता है, इसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओजोनोलिसिस करते हैं तो पता होना चाहिए कैसे, कौन सा एसिटाल्डिहाइड देगा भाई, ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन का देख लेते हैं, यहाँ देखिए भाई CH3 CH डबल 1 CH2 CH सॉरी CH यहाँ पे CH, तो जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड कौन दे रहा है भाई, 2 ब्यूटीन यहाँ पे देगा। ओजोनोलिसिस जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कोहलिक KOH इज यूज्ड फॉर, भाई एल्कोहलिक KOH जो बेसिकली जो होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए, HCl निकालने के लिए या HX निकालने के लिए, हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज्ड ओनली sp2, देखिए भाई यहाँ पे sp2 दिया है ना, sp2 यहाँ पे देखिए मिस कर गया है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज, वह यौगिक जिसमें कार्बन केवल बॉन्ड निर्माण के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का उपयोग करता है, जिसमें केवल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो भाई। यहाँ देखिए ये वाला देखिए, यहाँ पे सब sp2 में है कि नहीं, चूँकि यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे सब sp2 है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसमें कोई sp2 ऑर्बिटल नहीं है भाई। फर्स्ट वाले में देखिए इसमें बाकी सब sp3, एक यहीं पे 2 कार्बन sp2 है। नेक्स्ट वाले में देख लीजिए, ये वाला sp3 हो जा रहा है ना, यही है जो पूरा हाइब्रिड हो रहा है, क्योंकि अभी कॉन्जुगेशन होगा तो ये भी sp2 हो जाएगा, sp2 है भी, है ना भाई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, थर्ड, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
द डिसअपियरेंस ऑफ द पर्पल कलर ऑफ कैमनोफोर इन इट्स रिएक्शन विद एल्कीन इज नोन एज। ये तो हमें पता ही है भाई, बेयर रेजेंट जो होता है इसी का टेस्टिंग करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्रोपाइन। कौन सा जो इसमें से प्रोपाइन देता है हाइड्रोलिसिस पे। तो प्रोपाइन के लिए बेसिकली यूज रखिए ये कैल्शियम कार्बाइड जो यूज़ किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लुकास रेजेंट क्या होता है भाई। लुकास रेजेंट होता है बेसिकली HCl ZnCl2, ये होता है लुकास रेजेंट। याद कर लीजिएगा भाई, आप लोग के लिए आगे के हेल्पफुल होगा। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे लुकास रेजेंट यूज किया जाता है, आप लोग इसको याद कर लें। जितने भी रेजेंट आप लोग याद रखिए भाई, रेजेंट याद रखेंगे तो इजीली आप लोग का काम हो जाएगा। हुंस-डीकर रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। हुंस-डीकर रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है भाई। हुंस-डीकर रिएक्शन आपका यूज किया जाता है एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स के लिए। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगाने, तो दिया हुआ थ्योरेटिकल, तो इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप लोग लगा सकते हैं, चाहे रिएक्शंस देते हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ 2 एस्टर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एल्डोल एंड बीटा कीटो एस्टर इज कॉल्ड। देखो भाई, बीटा कीटो एस्टर इसमें जो कंपाउंड बनता है वो क्लेजन कंडेंसेशन होता है, वही जो होता है बीटा कीटो एस्टर देता है, ठीक है। जितने भी नेम रिएक्शन है आप लोग याद कर लें, ठीक है ना। नेम रिएक्शन याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप लोग क्वेश्चंस देख के तो टिक कर सकते हैं, ठीक है। टिक करने वाले क्वेश्चन है, अगर आप लोग को आ रहा है तो ठीक है, नहीं यार तो फिर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि वो निर्धारित है उसके लिए, ठीक है ना। विच कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर 3। कौन सा यौगिक बाकी तीनों का आइसोमर नहीं है। देख लेते हैं आइसोमर मतलब क्या होता है भाई। आइसोमर मतलब क्या होता है कि जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है ना, उसमें नो डिफरेंस। तो पेंटेन की बात करें तो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12। डाईमिथाइल प्रोपेन की बात करें तो इसमें डाई मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल में 2 कार्बन हो गए और प्रोपेन में 3 कार्बन, इसमें भी हो जाएंगे C5H12। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 5 कार्बन है, C5H12। ब्यूटेन के 4 कार्बन और मिथाइल के 1 कार्बन। डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये तो 6 हो गया ना, तो डिफरेंट हो गया, 5 कार्बन वाला है तीनों, ये डिफरेंट है। यहाँ लीजिए आप लोग टिक कर लीजिए आंसर। आगे बढ़ते भाई, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई, सब याद करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक बेसिकली होता है, पहली बात तो उसमें हकल्स रूल को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो हकल्स रूल जो क्या होता है बताइए ज़रा आप लोग। 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हकल्स रूल से। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये नहीं कि केवल यही होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो कम कार्बन होते हैं वो sp2 होने चाहिए। देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा जो है वर्क करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एरोमेटिक। कौन सा इसमें एरोमेटिक नहीं है, देख लेते हैं कौन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है भाई, ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करें तो टोटल होना चाहिए। जब हकल्स रूल फॉलो करते हैं तो 4n+2, n की वैल्यू 1 डाले, 0 डाले तो 2 हो गया, n की वैल्यू 1 डाले 6, n की वैल्यू 2 डाले 10। तो ऐसे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इसमें कितने भाई, देखिए पाई ये है और ये है।
2 2 4 2 6 है कि नहीं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये मैच कर रहा है भाई, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। बाकी दूसरा रूल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं बेंजीन में सारे कार्बन, आप लोग को पता होना चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। पहली बात तो ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर ये sp3 है, तो ये नहीं है एरोमेटिक। भाई लोग आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग अगर समझ में आया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, और इसी तरह हमारे साथ जो है अपना सहयोग बनाए रखें। आगे जो है इसी पे आप लोग को फिजिक्स और मैथ के भी रिकॉर्डिंग सब मिल जाएंगे, सब प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, आप लोग बनाए रखें। और जो बीटेक के स्टूडेंट हैं वो अगर काउंसलिंग के लिए परेशान है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर दिया रहता है हमेशा नीचे, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू भाई।